नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। तो आप सभी का हकदार कौन बिहार शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बिहार के जहां हर चुनाव में रोजगार का वादा किया जाता है, लेकिन हकीकत में यह है कि आज भी हमारे नौजवान युवा भाई जो है दिल्ली, मुंबई, पंजाब एवं सूरत जैसी फैक्ट्रियों में अपना पसीना बहा माता पिता का सपना पूरा करने के लिए वो अपना घर द्वार, माँ बाप, परिवार को छोड़कर किसी अन्य शहर में पलायन करते हैं। तो सवाल यह है कि क्या बिहार की धरती रोजगार पैदा नहीं कर सकती है? अगर कर सकती है तो क्यों नहीं कर रही? सबसे पहला सवाल। और दूसरा ये कि क्या सिर्फ बिहार में जो है, बिहार का जो किस्मत है सिर्फ पलायन ही लिखा हुआ है किस्मत? बिहार की धरती अगर सपनों को जन्म दे रही है तो पूरा करने का भी मौका देना चाहिए। ये बिहार की धरती है। तो आज इसी का सवाल ढूंढने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जनसुराज से महिला अध्यक्ष। इन सबों को बारी बारी से इनका परिचय जानेंगे। दूसरे हैं आरजेडी के प्रवक्ता, इनका भी शुभ परिचय जानेंगे। और तीसरा है बीजेपी के प्रवक्ता, इनका भी सुपरिचय जानेंगे। चौथा है हमारे नौजवान युवा भाई जो कि अभी इनका स्टडी पीरियड है। और सबसे लास्ट है हमारे आज के एक्सपर्ट यानी प्रोफेसर अर्थशास्त्र से, इनके बारे में भी इनका सुपरिचय जानेंगे। तो आज जो है इसी मुद्दे पर बड़ा बहस होगी। बिहार में जो है रोजगार है या फिर लोगों को जो है उनका किस्मत भी लिखा हुआ है कि अन्य शहरों में पलायन करना। तो युवाओं भाइयों का जो है उसकी किस्मत कहां पर लेके जाएगी, क्या लेके जाएगी, आज इसी पर मुद्दा पर बहस होगी। हम चाहेंगे कि बारी बारी से अपना शुभ परिचय देने। मैं कविता देवी, जनसुराज जिला महिला अध्यक्ष हूँ। मैं अरुण कुमार, संग्रामपुर प्रखंड प्रवक्ता। केश कुमार रोशन, संग्रामपुर प्रखंड नगर मंडल अध्यक्ष, देशोत्तरी उपाध्यक्ष। नीतीश कुमार, एक छात्र। प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष, जंतु विज्ञान विभाग। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा किसान श्री से सम्मानित, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की ओर से साहित्य गौरव से सम्मानित, अभी हाल में दिल्ली कवि सम्मेलन में मिर्ची प्लस साहित्य सम्मान से सम्मानित प्रमोद कुमार सिंह। पहला मेरा जो सवाल है एनडीए की बिहार में, उनसे मेरा पहला सवाल है, हर चुनाव में रोजगार का वादा होता है, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों युवा अब भी पलायन कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं आखिर जमीन पर क्यों नहीं दिखती है, धरातल पर क्यों नहीं दिखती है? मैं आपसे ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहूंगा। देखिए, मैं सबों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये सरकार जो है जनहित के लिए काम करने वाली सरकार है और ये सरकार लोगों को अपने बिहार में रह करके रोजगार करने का अवसर पैदा करने के लिए अनेकों काम कर रही है, जिसके तहत उनका पीएम मुद्रा योजना, विश्वकर्मा योजना, स्टार्टअप योजना चलाई जा रही है। अनेकों कई प्रकार की योजनाएं हैं जो कि यहाँ के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए लाई गई है। और इस योजना के तहत मैं पूरी ईमानदारी से कहूँ तो बिहार विकसित की ओर बढ़ रहा है और कहीं किसी भी प्रकार की बिहार में अराजकता नहीं रहती है। रही बात पलायन करने की, तो मैं आश्वस्त इस बात के लिए भी कर देना चाह रहा हूं सबों को कि बिहार से पलायन बहुत जल्द रुकने वाली है और सरकार इस ओर कदम बढ़ा दिया है और पूरी तरह से आश्वस्त रहे जनता कि यहाँ हर प्रकार के रोजगार, हर प्रकार के यहाँ सुविधा दी जाएगी लोगों को और बाहर जाने की कभी किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे नौजवान युवा भाई, आपका इस पर क्या विचार है? मेरा कहना है कि अभी जो है जैसे बोले कि आने वाले समय में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन हम सत्ताधारियों से पूछना चाहते हैं कि जो युवा अभी आज से इनकी सरकार जदयू और बीजेपी एनडीए की सरकार 25 साल से लगभग चल रही है, लेकिन अभी जो युवा जो बेरोजगार अभी आप देख रहे हैं कि बिहार की स्थिति, हर युवा दिल्ली जा रही है कमाने के लिए, पढ़ लिख करके बेरोजगार होते जा रहे हैं। अभी जो है, अभी आप देखें हाल की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आज का ही रिपोर्ट देखें तो जो है अभी जाके पटना में देखिए पर विश्वेश्वरैया मैदान के आगे में भीड़ लगाया होगा। क्यों कि अभी जो है सरकार में बैठे हुए जितना भी वैकेंसी निकाल रही है, अभी हाल ही फिलहाल में आई थी एई के वैकेंसी जो कि असिस्टेंट इंजीनियर थे, उसमें क्या किए कि जो है जिसको डिस्काउंट देना था
जो युवा 5 साल से अभी जो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी वो जॉब है, उसको वो 400 में 133 नंबर एक्स्ट्रा दे रही है। जो अभी फ्रेशर है, अभी वो स्टार्टिंग में ही अभी पास करके ही आए हैं, उसको सीधा 130 नंबर से वंचित किया जा रहा है। अब बताइए कि उस युवा का इंजीनियर का जो कहाँ जा रहा है उसका भविष्य। अभी आप देख रहे हैं बीपीएससी टीचर का, बीपीएससी टीचर में हमारे अभी जो है सत्ताधारी में जो अभी है हमारे जो है शिक्षा मंत्री वो सुनील कुमार, अभी जो है टीयर 4 के एग्जाम से पहले टीयर 4 होने वाले थे, उसी में वो बोले थे कि हम सीटेट का एग्जाम लेंगे, स्टेट का, लेकिन 1.5 साल से अभी तक स्टेट का एग्जाम नहीं ले रहा, जिसके वजह से अभी जो है हम युवा को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सरकार से मतलब नहीं है, पढ़ा लिखा युवा एक ही चीज खोजेगा, रोजगार। लेकिन अभी तक सीटेट का एग्जाम नहीं लिया, स्टेट के 1.5 साल से एग्जाम अभी तक नहीं ले रहा है। अभी जो है जिस स्टूडेंट को जो है रजिस्टर करके पढ़ना चाहिए था, वो अभी लाठी खा पुलिसों के हत्थे चढ़ रहे हैं। आखिर वो युवा कब तक ये रोजगार, मतलब इस पर क्यों नहीं सरकार संज्ञान ले रहे हैं? जी, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा हर प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और छात्र के हित में उन्होंने सबसे पहले ये जान लीजिए कि लड़कियों के लिए 30% का आरक्षण सुरक्षित किया। और आज हमारे देश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर बिहार पुलिस में कहीं बच्चियां हैं तो अपने बिहार में। अभी हम इसी बात पर बोलना चाहते हैं। आप ये भी जानिए कि अपने बिहार में जहाँ तक रही बात सीटेट का एग्जाम के बारे में, तो सारा प्रोसेस चल रहा है और समय रहते हर एग्जाम को पूरा करा लिया जाएगा, ये सरकार आश्वस्त करती है। सरकार जब आश्वासन का भी बात की, अभी हम बता रहे कि 28 ये केस जब जो है 9 मार्च को जब हाई कोर्ट में इस मैटर पर केस हुआ, तो जब हाई कोर्ट ने सरकार के ऊपर दबाव लगा कि आप सीटेट स्टेट का एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं, तब जाकर के जो 18 अप्रैल को डिसीजन दिया कि हम सीटेट का एग्जाम लेंगे। सीटेट का एग्जाम जब नहीं बना, उसके बाद भी इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दिए, तब जाकर के युवा सब रोड पर उतर गए। अभी जाकर के कितना युवा जो है सब मार खा के पुलिस से आए हैं। अब बताइए कि वो युवा जो इसको लॉज में रह करके पढ़े कि वो मार खाए। हम युवा को कि सरकार किसी की भी हो, सरकार से कोई मतलब नहीं, पढ़ा लिखा युवा चाहे वो किसी धर्म को वो रोजगार चाहता है। युवा को अपना अधिकार मांगने का पूरा अधिकार है, अपना बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन युवाओं को भी सोचना चाहिए, वो पढ़ लिख करके आए हैं, उनको लाठी डंडों से कुछ नहीं होने वाला है, उसको अपनी बात रखनी होगी और बात रखी जाएगी, उनकी बात को सुनी भी जा रही है और उस पर अमल करके सरकार उसके बात को मानते हुए उसको जो भी लाभ होना चाहिए, जिस प्रकार का भी उसको कुछ मिलना चाहिए, सरकार उस पर विचार कर रही है और दे भी रही है। आरजेडी प्रवतारुण जी, आपकी क्या विचारधारा? हमारी विचारधारा स्पष्ट है। अभी आए हमारे सभी प्रवक्ता जो हैं छोटे भाई और आदरणीय हैं, हम लोगों में आपसी कोई ये नहीं है, लेकिन डिबेट जो है लोकतांत्रिक तरीके से दायरे में करूंगा। और एक मेरे काबिल साथी ने जो डिबेट दिया वो जानदार लॉजिक था। अब मैं आपको बताना चाहूं कि आप जिस लिए इस चौराहे पर जनता को पब्लिक प्लेस में लाए हैं, इसकी मूल मुद्दा है कि आपके यहाँ पलायन क्यों हो रहा है मेरे बिहार से। जी वाकई बिहार सरकार के दिए गए उसका जो मैनिफेस्टो है, उसका जो सिस्टम चलाया है, जो मशीनरी चलाया है, उसमें पूरी तरह से वो नाकाम है। और अब मैं आपको लॉजिक आप कैसे कह सकते हैं? मैं लॉजिक पेश कर रहा हूँ। मेरे काबिल मित्रों मुझे बोलने दिया है, मैं अपनी लॉजिक पेश करूंगा। डबल इंजन की सरकार कह रहा है कि यहाँ से जो है क्या होगा। आपको मैं एक लॉजिक पेश कर रहा हूँ कि चुनाव के बाद 2017 में ये डबल इंजन की सरकार ने 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, 154 नगर पंचायत, 261, ये इतने पंचायतों के आंकड़ा आप ले लीजिए। और सरकार के आए हुए आंकड़े क्या हैं? 220 करोड़ 86 लाख जॉब कार्ड तैयार है बिहार के अंदर। उसके बाद जो है इन्होंने जो आंकड़ा दिया है 268 करोड़ है, 72 लाख जारी किया है, ये मेरे पास कार्ड है। और 220 करोड़ 86 लाख जॉब कार्ड ही इसका दिखा रहा है। 48 करोड़ 86 लाखों की मजदूरों के कार्डों में घपला है। ये मैं नहीं कह रहा, इस सरकार ने जो पेश किया है वो है, समझ गए? तो आप मुझे इतना बता दो सभी काबिल मित्रों की, क्या पलायन रुकेगा बिहार से? आपने पलायन के लिए कौन कौन सिस्टम तैयार किया पूरे बिहार में? मनरेगा तैयार किया, क्या मनरेगा नगर परिषद में चल रहा है? मनरेगा नगर निगम में चल रहा है? मनरेगा नगर पंचायतों में चल रहा है? मैं जमीन का पैदाइश, जिस जमीन का पैदाइश बेटा हूँ, जिस भूमि से मैं बात कर रहा हूँ, ये नगर पंचायत है। क्या पता कर लिए आम आवाम जनताओं से क्या यहाँ कितनी बेरोजगारियां दूर ही, कितने जॉब कार्ड में काम कर रहा है? और 2.5 साल बीत गया नगर पंचायतों का, कितने वर्क हुए और क्यों नहीं लोग यहाँ पे प्लान करें? आपने हम इस प्रखंड संग्रामपुर में प्रखंड मतजीवी सहयोग सरकारी समिति का मंत्री हूँ। मेरे अंदर 19 तालाबें हैं और 19 तालाब में फिशरी फार्मर में गरीब मछुआरा सदस्य काम करते हैं। आप पता कर लो, 19 संग्रामपुर के एक तालाब पर 2 करोड़ की इंक्रोचमेंट है।
तालाब में भरा हुआ है और उसकी 15,300 पर वर्ष पैसा देता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि मैं या मेरे मछुआ सदस्य पलायन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? इसलिए कि आज भूमि से आप जो है अच्छी से पानी, निचले लेवल का पानी निकाल लेते हैं। फरवरी के महीने में सभी तालाब सूख जाता है, सभी जो है कुएं, घाघरा, जल, नदियां सभी सूख जाते हैं। जब सभी चीजें सूख जाएंगे तो क्या आपकी जो हरियाली योजना लाए वो सक्सेस हो सकेगा क्या? जल जीवन हरियाली, आज आवाम के कितने लोग कुएं से पानी पी रहे हैं? दूसरी बात महोदय, आप एक बात जानना चाहेंगे कि आज पलायन क्यों नहीं रुकेगा? आप गरीब गोरवा, छोटे मोटे गरीब गोरवा माँ बहन को आपने लोन दे रखा, बैंक के लोनों ने, मछली पालने के लिए, बीड़ी बनाने के लिए, बकरियां पालने के लिए, सही पालने के लिए। किसानों को दिए खाद बीज के लिए 50,000 रुपया दिए हैं, आपको किसी दे रहा? आपने आप ग्रामीण बैंक से आंकड़ा निकालिए, आप पूरे हरा कार्ड, लाल कार्ड दे के लिए अलॉटमेंट करके सारे गरीबों को लंगा कर रहे हैं, सभी गरीबों को भा रहे हैं। प्लानिंग का एक यह भी कारण है, सारे लोग से डर भयभीत हो गए हैं। कुछ लोग हैं तो बकरियां मुर्गियां बेच करके दे रहे हैं, जरा सम होते। और आपने एक बात कृपया बता दीजिए कि आपने जो हमारे एनडीए सरकार के दोस्तों के काबिल मित्र हैं, अडानी, अंबानी, अनिल भाई, धीरू मित्तल, उसमें से कितने लोग यहाँ से फरार हो गए? मैं आपको आंकड़ा दिखाऊं। बैंकों के रुपया, विजय माल्या, मोहुल चौकसी, नीरव मोदी और जो है निषाद मोदी, रुपेश पद, आशीष जीवन, क्या इन लोगों से कितने रुपया आपने वसूला? मेरी गरीब भाई बहनों बेटियों से आपने लाल कार्ड दे करके बेइज्जत करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं, उसके पिता का नाम बोलते हैं, उसके पति का नाम बोलते हैं, रुपया ढाता है। क्या आपने पूरी भारत में अलॉटमेंट ऐसा किया? क्या नहीं किया? पलायन का ये भी एक कारण है, पलायन का ये भी एक कारण है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि पलायन का कारण गिना रहे थे। मैं इनको बता देना चाहता हूँ और जनता को भी मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि सरकार की जो योजना बैंक के द्वारा दी जाती है, चाहे मुद्रा लोन हो, स्टार्टअप योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, अब सरकार ने उसको रोजगार करने के लिए पैसे मुहैया करा दिए। अगर वो रोजगार ना करके उस पैसे का बंदर बांट कर ले घर में, उससे अपनी आन दुनिया की अच्छी कर ले बिजनेस करने के बजाय, तो क्या होगी उसकी स्थिति? सरकार उसमें क्या कर सकती है? सरकार का क्या दोष है उसमें? सरकार ने उनको दिया है कि आप रोजगार कीजिए, समृद्ध बनिए, अपने परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कीजिए। सरकार उस और अक्सर है, लोगों को जगह जगह बुला करके शिविर लगा करके जानकारियां दी जाती है कि आप इनसे जुड़िए और सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए। और लाभ लेते भी हैं, लेकिन लाभ लेने के बाद जिस चीज के लिए वो लाभ लेते हैं उस चीज में योजना करके कहीं और करती है, तो सरकार इसमें दोषी कैसे है? क्या इस बात का जवाब है? इसका जवाब तो मैं खुद दे चुका हूँ कि इन पार्टी के पास भारत की डबल फिगर की सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, छोटी दलीलें हैं, कोई लॉजिक पेश नहीं कर सकता। आप बताइए कि उनको दिया, बंदर बांट कर लिए। विजय माल्या पर एक भी शब्द मेरे काबिल मित्र नहीं बोले, उन्होंने बंदर बांट किया कि बियर के लिए। चाहता हूं कि आप विजय माल्या जैसे कई भगोड़े थे जिन्होंने भारत सरकार ने विदेश से लाने का भी काम सदन में इसी तरह किया जाता है, सदन में गरीब के बेटे को बोलने नहीं दिया जाता, सदन में बड़े लोग बोलते हैं। और यहाँ भी हमारे काबिल भाई जैसे पैसे लेके भगोड़ों, आप ये बात जानिए, एक जवाब मेरे काबिल मित्र को देना पड़ेगा कि किन बातों को मैंने बताया जिन्होंने भारत के पैसे चूसे। लड़ाई दो चीजों में है, श्रमिक में, एक जो है श्रम करने वाले में, एक श्रम लूटने वाले में। ये श्रम लूटने वाला खानदान है, मैं डेमोक्रेसी बोलना चाहता और मैं श्रम करने वाला हूँ। मैं श्रमिक की लड़ाई लड़ूंगा, बकरी चराने वाली, गाय चराने वाली, सुअर चराने वाली लड़ाई, ये लोग लड़ेंगे सेंट मारने वाले के लिए। ये कॉर्पोरेट की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ये पूंजीवाद की लड़ाई, ये टाटा, बिरला, पेप्सी, कोला, अनिल अंबानी, धीरू मित्तल की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और मैं लड़ता हूँ खेतिहर विपक्ष को करने की बात है। एक छात्र हमारे तरफ के बोल रहे थे, एक छात्र हमारे तरफ के बोल रहे थे, अपनी दिल की जिज्ञासा निकाल रहा था, लेकिन उनके बातों की जवाब नहीं दिया गया। ये सिर्फ बोलेंगे अपनी फुली फुली बात। आई है योजनाओं मैंने दिया, उस पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। सरकार की जो योजना है जनता देख रही है, समझ रही है, सब उसका लाभ ले रहे हैं, सभी लोग लाभुक हैं। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में सरकार की योजना का लाभ नहीं जा रहा हो। आपको क्या कहना है? राजद के प्रवक्ता महोदय, आपका मैं अपने और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पूरी 110% बोला। जब बिहार का बंटवारा जिस टाइम में हुआ, उस समय हमारे लालू जी का सरकार था, जितना इंडस्ट्रियल एरिया था वो सारे झारखंड में चला गया। और अब हमारे जो डबल इंजन का सरकार है वो नीचे स्तर से इंडस्ट्रियल लगाने का काम करने जा रहा है और लगाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और उस टाइम में अभी क्या दिया है, बिहार को खोखला करके बंटवारा कर दिया। जिस टाइम में लालू जी कहे थे कि मेरे सीने पर मैं मर जाऊंगा, मेरा अर्थी निकलेगा, तब मैं बिहार का बंटवारा करूंगा, लेकिन उन्होंने हमारे जनता के साथ, बिहार के वासियों के साथ छल किया और सारे
मैं तारापुर विधानसभा का ही बात करना चाहूंगा कि इंडस्ट्रियल पार्क के लिए संग्रामपुर में जमीन मुहैया हो गया है। अरुण बाबू अब जल्द ही इंडस्ट्रियल एरिया लगेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जी। चलिए, मैं बड़े काबिल भाइयों का पूरी सराहना करता हूँ और पूरी उनके साथ हमारा पूरी आत्माएं उम्मीद है कि जिन्होंने बोला उस बात संग्रामपुर से जमीन पर फॉलो करेंगे। जब लालू का जमाना 90 के दशक का था ना, ये जो है डिजिटल इंडिया नहीं था बिहार के अंदर, भारत के अंदर। जब लालू का राज था ना तो बैलगाड़ियां भी चलती थी। लालू का जब राज था ना तो सामान आके हमारे नहीं था तो बैलगाड़ी ही चलेंगे, क्या करी कर लेता था। उसके जीवन में हम लोगों ने आया और हम लोगों ने गरीबों को आवाज दिया और हमने कर्पूरी लोहिया और जगदेव बाबू के विचारों का खानदान, वो भी जगदेव बाबू के विचारों से आते हैं। हमारी लड़ाई कहीं नहीं है और जब तक शरीर में खून रहेगा जगदेव बाबू लोहिया जयप्रकाश की लड़ाई के लड़ता रहूंगा। मेरा वंशज मिट चुका है। जगदेव बाबू को लोगों ने घसीट कर मुंह में पेशाब कर दिया है। एक मुझको प्राप्त था, अब की सावन भादों में और गोरी कलाई कादों में उसका बेटा हूँ, उसका औलाद हूँ। हमेशा बार लालू जन्म लेगा, मारने वाली हमारी विचारधारा के लोग मर जाएंगे। उसका बेटा जन्म ले लिया है, उसका पोता जन्म ले लिया है। मैं एक विचारधारा का हूँ, हम सारे लोग जगदेव बाबू खानदान के लोग हैं। हमारी आपसी कोई लड़ाई नहीं है। आपने सवाल सुना, आपने दोनों का जवाब भी सुना, हमारे युवा नौजवान भाई को भी जवाब सुना। अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले मैं स्पेशल इंडिया न्यूज चैनल का स्वागत करती हूँ और सभी श्रोतागण दर्शकोगण का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। पलायन के लिए हम सच्चा प्रमाण देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पलायन होने के कारण हमारे युवाओं के साथ कितना दिक्कतें झेलना पड़ा है। पलायन में हमारे कोरोना काल में देखा गया है कि हमारे युवाओं के साथ कितने यातना सहे हैं और कुछ लोग भटकते हुए घर भी आए हैं तो उनका कोई उपाय नहीं हुआ है और कुछ लोग तो रास्ते में हमारे भाई अपने परिवार के साथ रास्ते में ही विलीन हो गए हैं। तो पलायन क्यों हो रहा है? इतने दिन 30-35 साल से हमारे बीच बताना चाहिए पलायन हो रहा था या लोग घर वापस आ रहे थे। आज तक हमारे सरकार कितना दिन हो गए हैं, अभी तक सोच ही रहे कि कारखाना लगाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। इतना दिन में अभी तक सोच ही रहे हैं, करेंगे कब? अब कब उनको मौका दिया जाए जो हमारे युवाओं के लिए पलायन रोका जाए। अभी तत्काल में हमारे सरकार ने, माननीय सरकार ने कहे हैं कि आइए बिहार से भाई, प्रदेश से आइए भाइयों, आपके लिए टिकट सब्सिडी पे छूट दिया जा रहा है। आप आइए नवंबर में और 17 नवंबर को आप यदि वापस जाते हैं तो आपको छूट मिलेगा और नहीं जाते हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगा। यानी जाने का फिर तैयारी कर दिए। रोज आइए हमको वोट देने, लेकिन जाने का भी तैयारी करके रखे हैं कि आप लोग जाइए मजदूरी करने। बिहार में रहने की तैयारी उन्होंने नहीं किए हैं। ऐसा क्यों हमारे बिहार के में अनदेखा हो रहा है? हमारे लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए, युवाओं के लिए ट्रेन खोल दिए हैं, श्रमिक ट्रेन, जाइए बाहर कमाने के लिए। क्यों हमारे यहाँ कारखाना का व्यवस्था नहीं किया जा सकता है? हमारे यहाँ बोले थे कि आएंगे इसी मिल का, बिहार के मिल की चीनी का चाय पिएंगे, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। हमारे यहाँ जूट का कंपनी चलते थे, वो भी बंद कराया गया क्योंकि ऐसा कि ना बिहार में शिक्षा होगा, ना लोग समझ पाएंगे। जैसा सरकार चलाएंगे वैसा ही चलेगा लोग। यही है सरकार का नियत। हमारी महिलाओं के लिए अभी मेरे भाई बोले कि रोजगार बिहार पुलिस में दिए हैं, बिहार पुलिस में दिए हैं, स्टेट में रोजगार दिया गया है। रोजगार के पीछे, ठीक है, रोजगार के पीछे हमारे यहाँ सरकार रोजगार कैसा दिया गया है? लूट खसोट के खाओ, शराब बेच के खाओ। इंदिरा आवास में जो ब्लॉक में एजेंट है 40,000 रुपया सबसे तहसीलों, यही हमारे देश में, हमारे राज्य में रोजगार मिला है युवाओं को। यही रोजगार मिला है। बेईमानी, वो उनसे बेईमानी करे, वो उनसे बेईमानी करे, वो उनसे बेईमानी करे, बेईमानी करके एक दूसरे से आपस में लड़ झगड़ करके रोजगार यही मिला है, कमाने खाने का तरीका। हम बताना चाहते हैं मैडम को कि मैडम आप सब चीज देखते हुए भी अंधे बनने का कोशिश कर रहे हैं।
आंखें खोलिए और देखिए कि बिहार में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम नहीं किया गया है। आप हर एक विभाग को उठाकर देख सकते हैं। ये डबल इंजन की सरकार और ये एनडीए की जो सरकार चल रही है, हर एक बिंदु पे काम कर रही है। हर एक आदमी, हर एक घर में इसका लाभ लोग ले रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा है? कोई एक घर बता दीजिए जिस घर में सरकार की योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। लोन के पीछे भी रोजगार दे दिए है सरकार कि लोन में लोग लोन लेने के लिए तैयार है, पीछे से एजेंट तैयार है कि हम तुमको लोन दिला देंगे। लोन का पैसा क्या चुकती करेगा, एजेंट को दीजिए तभी लोन पाइए। एड़ी चोटी करते रहिए बैंक में, यही हमारे यहाँ लोन मिला है। ये खंजरों की झनकारें और लोरियां सुनाती हैं। ये खंजरों की झनकारें और लोरियां सुनाती हैं। माँ लोरियां सुना सकती है, खंजर कभी लोरियां नहीं सुना सकते। हमारे साथ आज अर्थशास्त्री के एक्सपर्ट भी है, मैं उनसे कुछ इस पर जो है टिप्पणी चाहूंगा। अभी जो सवाल रखा गया है बिहार में पलायन या फिर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्यों हो रहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। सरकार जितनी भी बनी आए और गए, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए चाहे वो आज सत्ता में हो या विपक्ष में हो, किसी ने सही काम नहीं किया। और मैं बताता हूं कि यह कैसे होगा। हम जब महात्मा गांधी के मेरे सपनों का भारत जब पढ़ते हैं, उसमें लघु और कुटीर उद्योग की भरपूर चर्चा है। और बेरोजगारी मतलब बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही हुआ कि वो जो लघु और कुटीर उद्योग बंद हो गया। आज आप देखिए खादी ग्राम उद्योग, जब हम लोग जम्मू में पढ़ते थे तो पारो मटिया जाते थे तो भर रोड पर चलता था चरखा, सूता लपेटता था। जब मेरा बच्चा नवोदय में पढ़ता था तो गए वहाँ खादी ग्राम में, तो वहाँ देखे कि आत्मा का बोर्ड लगा हुआ था। मैं आत्मा कार्यालय में गया और उनसे पूछा कि सर यहाँ जो खादी ग्राम उद्योग चलता था कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो कहा कि एक सूता भी नहीं कटता, जाके देख लीजिए खिड़की के बाहर सब उखड़ गया है जहाँ का। तो ये चाहे जिनकी भी सरकार रही हो, ये उपेक्षा का पात्र खादी ग्राम उद्योग बना है ना। और एक खादी ऐसा है, एक खादी देश के 12 करोड़ युवक को रोजगार दे सकता है, लेकिन किसी ने सही कदम नहीं उठाया। और मैं बतला रहा हूं, सबका स्ट्रक्चर तैयार है, थोड़ा सा मॉडरेटिंग उसमें होगा और उसमें स्कूल खोल दिया जाएगा। आज आपका जो सिल्क है पूरे विश्व में जाता है कि नहीं जाता है? अगर उसी को हम डेवलप करें, जितना भी खादी ग्राम उद्योग जैसा जितना भी भवन बना हुआ है, और उसको अगर मरम्मत कर दिया जाएगा 20-25 साल वो भी चलेगा। तो उसमें विद्यालय खोल दिया जाए, उसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दिया जाए। और जब ट्रेनिंग की व्यवस्था कर दिया जाए और भारत के सभी नागरिक को खादी अनिवार्य कर दिया जाए, और जब खादी अनिवार्य कर दिया जाएगा, हर लोग जब खादी पहनना शुरू करेंगे, तो ये जो आपका खादी ग्राम उद्योग जैसा जो जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है वो जब जिंदा हो जाएगा, तो पूरे भारत के 12 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगा। और यह इसलिए नहीं हो पाता है, चाहे जिनकी भी सरकार हो। राजीव दीक्षित ने भी यही कहा था कि एक खादी 12 करोड़ लोग को रोजगार दे सकता है। और एक लड़का रहता था आपको नागपुर में, मैंने कहा कि जरा सा बात कराइए, जो एजुकेशन चलाता है हमसे बात कराइए। तो 12 आदमी के बात करने के बाद 13वां आदमी से, जो राजीव दीक्षित का जो देखते थे एजुकेशन विभाग, उनसे हमारी बात हुई। मैंने कहा कि सर, जो राजीव दीक्षित जो स्कूल खोलना चाहते थे गुरुकुल टाइप का, उसमें सैद्धांतिक पढ़ाई नहीं, जो गुरुकुल पहले चलता था उसमें सैद्धांतिक पढ़ाई नहीं होती थी, प्रैक्टिकल पढ़ाई होती थी। और 22 साल में वो एक्सपर्ट होकर के निकलता था। और वह क्या होता था कि जो मेटलर्जी की पढ़ाई होती है वो वहाँ होता था, और मेटल यानी स्टील बनाने का काम करता था। और मतलब कि ऐसे ऐसे किसान अभी भी जिंदा है जो कि वह स्टील बना सकते हैं। और राजीव दीक्षित ने एक किसान, मध्य प्रदेश से किसान को उठा करके ले गया BHU में, और वहां जब BHU गया तो कहा कि इसको प्रोफेसर में बहाल कीजिए। तो कहा कि
प्रोफेसर में बहाल करेंगे, इसको डिग्री है का डिग्री नहीं है। तो कहा तब कैसे बहाल होगा, कल के आप एक्सपर्ट को बुलाइए, प्रोफेसर को बुलाइए जो मेटलर्जी का प्रोफेसर है। तो जब डिबेट हुआ तो प्रोफेसर हार गया और उनका जो ब्लास्ट फर्नेस है वो बैलगाड़ी पर लदा के चला जाता है और उन्होंने स्टील बना करके दिखाया और स्टील बना कर दिखाया। जब जांच में गया तो टाटा का स्टील और उसका दोनों का जांच में गया 19 और 20 का फर्क था, जबकि कॉस्ट बहुत कम था इसका। लेकिन इसको प्रिविलेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहा कि आप एजुकेशन खोलना चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, प्रैक्टिकली जो पढ़ाई होगा उसको आप करना चाहते हैं, ठीक है, आपको सिलेबस दे दिया, आपको प्रोफेसर मेटलर्जी का भी दे दिया। क्या सरकार ऐस्क देगी आपको? नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी कि आपको 5-10 करोड़ देने के लिए घुस नहीं है। उसी तरह ये जो खादी ग्रामोद्योग है, ये जो इसको मार दिया गया और यह गांधी का सपना था और इस गांधी के सपने को मार दिया गया और ज्योति जला रहे हैं। ज्योति जलाइए तो जो उन्होंने सपनों का भारत देखा था उसकी ज्योति जलाइए और भारत के बेरोजगारी को दूर कीजिए। हर गांव सर्वोदय यानी सबका उदय, इस यह चीज छूट गया है, चाहे सरकार जिसकी भी हो। इधर से एक आवाज आई थी कि हमें कुछ कहना है। हम अपने छोटे भाई राजद के प्रवक्ता अरुण भाई से कहना चाहूंगा कि एक महान हस्ती का आपने नाम लिया सल्यूट करूंगा जीवन के अंतिम घड़ी तक। हाँ, बस मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ अरुण भाई कि उनका सही में सच्चा वारिस बिहार के गद्दी पर बैठने के काबिल हो गया है। आपका थोड़ा सहयोग चाहिए भैया। मेरे साथ मेरा 110% हो गया। ये भाषा आपने इसलिए बोल दिया भैरे भैया कि इधर हाल के बीच में नागमणि आए हैं जो जगदेव बाबू के हिस्से का चीज नहीं है। नहीं, जगदेव बाबू के हिस्से का चीज होगा तो आवाम बुलवा देंगे पटना के गांधी मैदान में। अगर नागमणि विचारों के हिस्सेदार मेरे बड़े भैया बनते होंगे तो आप देखिए, जब से नागमणि आया है उन्होंने हमारे हस्ती का नाम मिटाया है। आप जानिए, आप नागमणि आपके साथ हाथ चलेंगे बड़े भाई मैं आपको 7 बार सलूट करूंगा, लेकिन नागमणि मेरे विचारों का हिस्सा नहीं है। नागमणि जो है जगदेव बाबू के विचारों का हिस्सा नहीं है। नीरव मोदी चौकसी जैसे भगोड़े जो है यहाँ से बैंकों का पैसा मार के चले गए हैं। जितना नीरव मोदी पैसा मार के गए हैं उससे ज्यादा की इस डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसके निजी संपत्ति से रिकवरी भी कर लिया है। नीरव मोदी अगर 1100 करोड़ लेके भागा है तो 1300 करोड़ रुपए की उसकी निजी संपत्ति जब्त की है। सूची प्रस्तुत कर दीजिए। और यह भी है कि नीरव मोदी हो या मेहुल चौकसी हो, वो नरेंद्र मोदी के रिजल्ट में चाहे कहीं छुपा हो उसको भारत लाभ किया जाएगा। दूसरी बात ये है पलायन। हमारी डबल इंजन मोदी जी ने एक योजना निकाली है, कामगार जो है कुशल नहीं है तो कौशल विकास केंद्र जो है खोला गया है जगह जगह कि सबों को रोजगार मिले और घर में ही रोजगार मिले। आज हम 10,000 कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं, जबकि रोजगार यहाँ है। एक राजमिस्त्री का काम करे तो अभी 800 रुपया 700 रुपया राजमिस्त्री का है, 20,000 24,000 रुपया मिलेगा। घर में भी काम है लेकिन काम नहीं मिला। कौशल विकास के माध्यम से उसको जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप हमें लज्जा हो रही है। आपने कहा कि राजमिस्त्री का काम करेगा, क्या शिक्षित व्यक्ति भी राजमिस्त्री का काम करेगा? क्या मानिए हमारे के रूप में इन्होंने नीरव मोदी और बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों का बात किया और इन्होंने इनके ऐसा ही नहीं, इनके जो बड़े लीडर हैं वैसे व्यक्ति ही यहाँ के युवाओं को पकौड़ा बेचवाने के लिए आदेश नहीं फरमान कर रहा है। सुब्रत राय सहारा इंडिया का पैसा 75% वापस अमित शाह को कर दिया गया है। आम आदमी के खाता पर नहीं दिया। हमने कीमत बढ़ा दी धान की। कितनी बेटियां कुमारी है किसान की, और हमारे टोले में 30 बेटियां कुमारी है जिसका एजेंट यहाँ खड़ा है। और ये नीरव मोदी, ये सारे लोग, ये हमारा इसका सुप्रीमो जानते हैं सुब्रत राय बनर्जी, जो देश का हीरो आज कहाँ चला गया। हमारे नौजवान युवा भाई से अभी जानना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर। कहा कि और हमारे काबिल सब भाई जो खेतगार किसान है वो कर सकता है। आप बोलिए बेरोजगारी का बात कर रहे हैं, मुद्दा ये बेरोजगारी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार सरकार देने में सरकार फेल नजर आ रही है।
अभी आप देख रहे हैं कि जो लोग इतना हाँ, इनको पढ़ लिख दीजिए, उनको करके, दीजिए। अभी आपने बात किया कि और जो है लॉजिक के साथ दे रहे हैं। अब जो लड़का जो है बीटेक कर चुका है, इतना इंजीनियरिंग कर चुका है, अब बताइए कि वो क्या राजमिस्त्री करने जाए? बस अरे सब चौरों के लिए सरकार निकाल रही है। आज के डेट में जितनी वैकेंसी बिहार सरकार में आ रही है, अगर जितना बिहार सरकार लोगों को अभी जो दे है रही है, आप जो 18 बिहार में ये सबों बयान को दे अपनी रहे थे मांग कि जो रखने है का अधिकार है। बयान दे रहे थे कि विद्यार्थी अपने अपने तरीके से मांग रख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? कीजिए। स्कूल से लेकर के पढ़ने के लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार ने चलाए रखी। पहले तो हम स्पेशल इंडिया न्यूज को धन्यवाद देते हैं कि आप संग्रामपुर पधारे हैं और यहाँ पर तमाम हमारे जो पार्टी के साथी लोग हैं उनका भी स्वागत है। और यहाँ जो भी हमारे एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि यहाँ अभी चला मुद्दा आप ही के द्वारा कहा गया कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। इतना रोजगार नीतीश कुमार के सरकार में हमको मिल रहा है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ से दूसरे स्टेट का आदमी नौकरी कर रहा है। रोजगार का बात कर रहे हैं आप, 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार बताइए कि अभी बेरोजगारी 31% बिहार में क्यों बढ़ गई है? कहीं नहीं बढ़ा है। इतना रोजगार 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम से हो या सरकारी नौकरी। 40 लाख। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का कहना है कि अगले में 1 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा। दूसरे स्टेट से आके लोग नौकरी यहाँ कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? और जो लोग यहाँ से भाग गया है, अरे तो लागू कर दिया गया, सब उस पर भी कार्रवाई हो रहा है। जो भगोड़ा भागा है वह भी बहुत जल्दी आने वाला है, वह बचेगा नहीं, उसको भी लाया जाएगा। इसलिए और हमारी मैडम बोल रही थी कि पैसा मिलता है और बगल से ले लेता है, इसमें सरकार का दोष नहीं है मैडम। यदि रोजी रोजगार सही मिलता तो वो गलती नहीं करता वैसा। तो हमारा सवाल है सरकार के जो बैठे प्रवक्ता है, आप कहते हैं बिहार में निवेश आ रहा है, तो फिर युवाओं को दिल्ली मुंबई क्यों जाना पड़ रहा है? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? कम समय में इसका जवाब दीजिए राकेश जी। सरकार की बिल्कुल भी नाकामी नहीं है, ये सरकार की सफलता है कि सरकार ने आज बिहार में ही बिहार के लोगों के लिए रोजगार डाल दी है। बिहार में हर तरह की सुविधाएं यहाँ के लोगों को दी जा रही है, चाहे स्टूडेंट के लिए क्रेडिट कार्ड हो, स्टूडेंट के लिए लोन हो। यहाँ पे जितने भी हमारे मजदूर हैं, भाई हैं, सब तरह की योजना चलाई है। आप देखिए कि विश्वकर्मा योजना के तहत किन किन लोगों को लाभ दिया गया, किसान को लाभ दिया गया। हर विभाग में हर क्षेत्र में सरकार के द्वारा लाभ दिया गया है। और वही लोग यहाँ से जा रहे हैं जिन लोगों ने बिहार में आज से 20 बरस पहले अपना अस्थाई पता बना लिया था कि हमको बैठना है दिल्ली मुंबई कलकत्ता में, घर बना लिया। वही लोग जा रहे हैं वर्तमान में, आज के डेट में जो भी गए थे सब वापस आ रहे हैं। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? अपने बहुत कम टाइम में आपको बोलूंगा कि मैंने सरकार के नाकामियों के सारे आंकड़े आपके सामने पेश किए और आपका जो डिजिटल इंडिया पकड़ लिया होगा, समझ गए। और जितने भी वक्ता सभी दलों के हैं, मेरे ही मेट्रो पर घूमता चला आया है, जैसे तेजस्वी यादव के ही नकल पर नकल हो रहा है, समझ गए। इसे मैंने जितने आंकड़े पेश किया, सरकार के आंकड़े दिए गए, मेरे आंकड़े नहीं मौजूद है, और उसी आंकड़े पर आप सारे लोग अपनी अपनी रुझाने दे रहे हैं। देखिए, निवेश के बारे में यदि आप बात करना चाहते हैं तो ठीक है, सरकार ने निवेश कर रहे हैं। निवेश का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी शिक्षा के लिए स्कूल बनवाए गए हैं, लेकिन उसमें शिक्षक को पढ़ाने का टाइम ही नहीं है। बच्चे सही तरीका से पढ़ नहीं रहे हैं, शिक्षक को मजदूर के तरह बना के रख दिए हैं, और कभी फलाने जनगणना में कभी ठिकाने जनगणना। बड़ी बड़ी इमारतें, हॉस्पिटल बन गया है, उसमें दवाई ही नहीं है। यही है निवेश का मतलब। एक समय था 15 साल की सरकार में लोगों के लिए, लोगों के पढ़ने के लिए चरवाहा विद्यालय खुला करता था, और उसी का देन है आज के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी। उस चरवाहा विद्यालय की ही देन है कि उस समय शिक्षा व्यवस्था थी ही नहीं, जो कि 9वीं तक पढ़ के वो रह गए। फाइनल नहीं किया गया है। अभी हमारे बड़े भाई ने कहा 9वीं पास, क्या उन भाइयों को पता था ये भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है?
आज समाज में भाजपा के पूछते हैं, अरे लालू जी के बेटे की डिग्रियां क्या है, आप क्या बताते, प्रधानमंत्री की डिग्रियां क्या है, हमारे भाइयों की डिग्रियां है। आप गूगल के माध्यम से देख लीजिए। कोई जानकार को जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में किसी जीते हुए मंत्री विधायक का एजुकेशन नहीं पूछना चाहिए। अगर कोई छेड़छाड़ करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, अभी शेयर करते हैं सबके सामने, बोलना मजबूरी होता है। यूनिवर्सिटी से है, भारत की किन यूनिवर्सिटियों से है, मेरे प्रधानमंत्री की डिग्री क्या है, मेरे प्रधानमंत्री का और डिग्रियां क्या है। एक आदमी का नाम नहीं बोलना चाहेंगे तारापुर का, उनकी डिग्रियों पर उनके पार्टी लोग बात करते हैं। आप जब बोलेंगे, आप जब लालू जी के बेटे की डिग्री पर बोलेंगे तो मैं लोग बहुत नीचे तक जाऊंगा। माने की बात करते हैं, आप डोली रोकता था, बारात रोकते थे, कुआं रोकता था, भारी कास्टिज्म था, इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते लालू को जेल तक जाना पड़ गया। भाई आप मुझे गालियां 90 के दशक के देते हो, आप मुझे गालियां जो है देते हो एजुकेशन 90 का। एजुकेशन 90 में क्या स्थितियां था देश का, आप देख लो। एजुकेशन जब था, जब हमारे तारापुर की गांधी सुखनी चौधरी साहब जब हमारे दल में हमारे विचारधाराओं का जब स्वास्थ्य मंत्री था तो क्या था, आप गालियां देते हुए से आदमी को कहता था कुत्ता लेटता था ब्लॉकों में। क्या आज आपने ला दिया, क्या आपने, मेरे काबिल भाई ने कबूला, आज तकनीकी आ गया, सिस्टम आ गया, डिजिटल इंडिया आ गया। आज हर एक गरीब के पास जो है ना अपने बाल बच्चों से बात करते हैं। जवाब तो मेरा क्लियर था, लोगों को हमने आश्वस्त कर ही दिया था कि आज की सरकार, और मैं पहले भी कहा था शिक्षा को लेकर के हमारी कोई मुद्दा नहीं थी, मेरी मुद्दा थी सरकार की नाकामियों को गिनाने की। सरकार उस समय भी बिल्कुल 10 से 15 साल का उन्होंने अपना पूरे शासनकाल में इस बिहार को खोखला करके रख दिया, उसको लेकर के हमने डिबेट कर रहा है। हमने उस समय हर चीज़ में कमी हुई, हमारे किसी चीज़ में ना तो चलने के लिए रोड थी। सरकार का तो काम है लोगों की आम जरूरत सेवाओं को पूरा करना, लेकिन एक भी सेवाएं पूजा नहीं होती रही, सिर्फ और सिर्फ घोटालाबाद परिवारवाद चलते रहा, और वो दिशा में बिहार पहुंच गया कि आज के डेट में उसको सुधारने के लिए नीतीश जी को 15 साल लगे हैं। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, नीतीश जी बिल्कुल इस चीज को सुधार देंगे। जरा सा इन्होंने मुझे बहुत सुंदर तीर दागे और मैं संजोग उसको बोल नहीं सकता। दुर्भाग्य हमारा यह है कि कल का जो सामान था उससे भी मैं लड़ता था, जो आज का सामान था उससे भी लड़ता हूँ। जब गरीब का बेटा लालू यादव हेलीकॉप्टर पर चढ़ा तो किसने दिया था मुझे, वो कौन सामान थे इसकी नाम नहीं लूंगा मैं। क्या उन्होंने मुझे जो है दिल्ली की रोड की तरह दिया था, मीना कुमारी के गालों पर रोड दिया था क्या? उस रोड पर मैंने जन्म लिया, उस गांव की पगडंडियों पर मैंने जन्म लिया, और उसी पगडंडियों को ठीक करते करते मुझे 15 साल लगा। इसके बीच में मैंने चारा घोटाला की गालियां सुनी, गाय बकरी चढ़ती जाए दुनिया बेटी पढ़ती जाए, यह नारा हमारे सरकार के है। और इसी सरकार के तहत टारगेट तय किया गया था, गरीब की बहु बेटियां बकरियां गाय सुगर चराती हैं फील्डों में, वह एक विद्यालय का निर्माण हो, वह शिक्षक का निर्माण हो, और उसे कम से कम पढ़ाया जाए। मैं उस क्लास का बच्चा हूँ, छठा क्लास से मैंने ABCD सीखा हूँ। आज के बच्चे पैदा लेते हैं, वो अंकल पापा डैडी बोलते हैं। आपको विचार करना चाहिए कि आप किस विचारधारा को मुझे गाली, जितनी बार हमारे भाई मुझे गालियां देंगे उतनी बार शर्मिंदा मुझे होने पड़ेगा। मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा, अरे भाई 90 के दशक में गालियां क्यों देते हो, कल तुम मुझसे गले मिलोगे, अभी मिलोगे। ये गालियां, ये मीडिया चैनल है, हमारे विचारों को कोई गालियां नहीं दे सकता। कर्पूरी लोहिया जयप्रकाश जगदेव बाबू के विचारों को कोई ठुकरा नहीं सकता। जो उसकी विचारों को आगे लेके जाएगा वो आगे रहेगा। ये समय की फूल है कि पत्थर डूब जाते हैं, फूल डूब जाते हैं और पत्थर उग जाते हैं। अभी आप उग गए हैं, मैं डूब गया हूँ, लेकिन विचार कीजिए, बिहार की जमीन पर फिर JP आंदोलन की क्रांति आई है। वही लोहिया, वही का बेटा, उसके विचारों के संतान बुलेट पर दौड़ रहे हैं पूर्णिया में, वही विचारों का खानदान जिसने गोलियों से चिट्ठा उड़ गया इंदिरा गांधी, उसका पोता आज सुल्तानपुर पूरी बिहार के जमीन पर बता रहा है कि तुम्हारी चोरी पकड़ के दिखा दिया हूँ।